नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, इस अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे और इस अध्याय को हम लोग डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग इस बात पर भी बात करेंगे कि एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक को आप लोग खोल करके देखोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगी जो हर साल रिपीट होता है। ठीक है, तो उसी को देख करके आप अनुमान लगा सकते हो कि आने वाला साल जो है किस टाइप का क्वेश्चन आने वाली है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ना तो आप लोग कमेंट करोगे। ठीक है, और यदि आप कमेंट करते हो तो मैं आपका रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो संसाधन, वास्तव में संसाधन है क्या। तो यदि हम लोग बात करें तो अलग अलग भूगोल शास्त्रियों ने जो है संसाधन को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया है, या तो फिर बोल सकते हैं उसको अलग अलग तरीके से परिभाषित भी किया है। अब जो परिभाषित किया है और विभाजित किया है इन दोनों को तो हम लोगों को पढ़ना ही है, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि उसका परिभाषा, ठीक है, कि आखिर हम लोग जो है संसाधन को किस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से बोल सकते हैं। तो उसके लिए यदि हम लोग परिभाषा का इस्तेमाल करें तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सभी वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करता है उसको हम लोग संसाधन करते हैं। चाहे कोई भी वस्तु, जैसे कि हम अभी इस मार्कर का यूज कर रहे हैं और इसका यूज हम लोग लिखने के लिए कर रहे हैं, तो ये भी संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं और उपयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये संसाधन है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ ऐसे भूगोल शास्त्री भी है जो मानते हैं कि जिसके हमको मात्रा के बारे में पता है या फिर जिसकी गुणवत्ता के बारे में पता है या फिर जिसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं तो वो संसाधन है। ठीक है, तो इस आधार पर यदि देखिए हम लोग तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ तो ऐसा चीज होगा जो संसाधन नहीं है। तो बिल्कुल, जैसे कि बुद्धि, मनुष्य क्या है, यदि हम लोग बुद्धि के बारे में बात करें तो वो संसाधन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग माप नहीं सकते हैं या ये नहीं बता सकते हैं कि किसके पास कितना बुद्धि है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि राम एक लड़का और उसके पास क्या है 1 किलो बुद्धि है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं और इसी के कारण जो है बुद्धि संसाधन नहीं होगा। ठीक है, यदि दुख, खुशी, इन सभी के बारे में बात करें तो ये भी संसाधन नहीं है। क्यों? हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि हम दुखी है, लेकिन कितना दुखी है, 1 किलो दुखी है या 2 किलो दुखी है, ऐसा नहीं कह सकते हैं और इसीलिए जो है इसको हम लोग संसाधन नहीं कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, साथ ही साथ यदि उसकी मात्रा, उसकी गुणवत्ता और उसको अनुभव भी कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों को जानकारी होगा तो ही हम लोग उसको संसाधन कहेंगे, अन्यथा उसको संसाधन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अब संसाधन का वर्गीकरण पर बात करते हैं, मतलब संसाधन को किस रूप में बांटा गया है। तो अलग अलग भूगोल शास्त्रियों ने जो है उसको अलग अलग प्रकार से बांटा है। ठीक है, किसी का बांटने का तरीका रहा होगा उसको जीवित और निर्जीव के हिसाब से, मतलब सजीव और निर्जीव के हिसाब से। किसी का बांटने का तरीका होगा मालिकाना हक के आधार पर, किसी का बांटने का तरीका जो है उपयोग के आधार पर। तो सबका अलग अलग बांटने का तरीका है। तो हम लोगों का किताब में जितना भी दिया गया है, ठीक है, उन सभी को हम लोग जो है समझेंगे, चाहे वो उत्पत्ति के आधार पर क्यों ना हो या फिर स्वामित्व के आधार पर क्यों ना हो, मतलब जिस जिस आधार पर हम लोगों का किताब में बांटा गया है उन सभी को आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यदि समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों का है उत्पत्ति के आधार पर, मतलब किस प्रकार से वो उत्पन्न हुआ उस आधार पर। तो यदि उत्पत्ति के आधार पर बात किया जाए तो संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो होता है आपका जैव संसाधन और दूसरा जो होता है वो होता है आपका अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन किसको कहा जाता है? तो जैव संसाधन का मतलब होता है कि वो सभी संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है उन सभी को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। सिंपल शब्द में यदि समझने का प्रयास करें तो वो सभी संसाधन जो जीवित होते हैं या तो फिर जिसमें जीवन पाया जाता है या जो जिंदा है, ठीक है, उन सभी को हम लोग जो है कहेंगे जैव संसाधन। जैसे कि मनुष्य भी हो जाएगा जैव संसाधन के अंतर्गत, पेड़ पौधे भी हो जाएंगे, जीव जंतु भी हो जाएंगे, ये सभी जो है जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यदि हम लोग अजैव संसाधन के बारे में बात करें तो वह सभी संसाधन आएंगे जिसका हम लोग बोल सकते हैं कि जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है या तो फिर जो मृत है, मर चुके हैं, या तो फिर जो जिंदा थे ही नहीं कभी, तो उन सभी को जो हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान हो गया, झरना हो गया, नदी हो गया, ये सब जो हो जाएगा आप लोगों का अजैव संसाधन के अंतर्गत आता है क्योंकि इसमें जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो जैव संसाधन का कुछ उदाहरण आप लोगों को बताएं, अजैव संसाधन का भी कुछ उदाहरण आप लोगों को बताएं। देखिए एग्जाम में जो है आप लोगों का जैव संसाधन अजैव संसाधन आया हुआ है,
ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। ये आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ है। तो यदि आप लोगों को इसमें अभी भी दिक्कत है, ठीक है, अब एग्जाम में आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोगों को लगता है कि इसमें दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। और हो सकेगा तो यदि आप लोगों का ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा तो मैं उसके लिए अलग से वीडियोज भी बना दूंगा, ठीक है। देखिए, यदि हम लोग बात करें दूसरा नंबर में समाप्यता के आधार पर, मतलब समाप्त होने के आधार पर यदि देखा जाए तो इसको जो है आप लोगों का दो भागों में बांटा गया है। एक है नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है। अब नवीकरण योग्य संसाधन किसको कहते हैं, तो वो सभी संसाधन जिसके एक बार समाप्त होने पर उसको हम लोग फिर से बना सकते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है नवीकरण योग्य संसाधन। या फिर दूसरे तरीके से यदि बोले तो वैसा संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होगी, ठीक है, उसको भी हम लोग नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। बहुत बार आप लोग देखोगे कि नवीकरण योग्य संसाधन है, कभी कभार इसको नवीकरणीय संसाधन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब नाम अलग, ठीक है, लेकिन काम एक ही है। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग चीज है। तो यहीं पर बच्चा लोग बहुत बार मिस्टेक कर देता है और उसके बाद फिर आंसर क्या करता है, वो गलत लिख करके आता है, ठीक है ना। देखिए, अब यदि इसको सिंपल समझे, नवीकरण योग्य संसाधन क्या है, तो वैसे संसाधन जिसके एक बार समाप्त होने के बाद उसको हम लोग फिर से बना सकते हैं, या तो फिर जो कभी नहीं समाप्त हो सकती है तो वैसे संसाधन को हम लोग कहते हैं नवीकरण योग्य संसाधन। अब जैसे उदाहरण के लिए हम लोग सौर ऊर्जा को कह सकते हैं, पवन ऊर्जा को कह सकते हैं कि ये समाप्त होने के बाद इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वन को भी आप लोग बोल सकते हैं नवीकरण योग्य संसाधन। क्यों, क्योंकि वन एक बार समाप्त हो जाएगा तो बीजों के सहारे या डालियों के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं, वन को फिर से उगा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे नवीकरण योग्य संसाधन। दूसरा यदि देखिए अनवीकरण योग्य संसाधन, तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि वो सभी संसाधन जिसके एक बार समाप्त होने के बाद उसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं या दोबारा उसको नहीं बना सकते हैं, तो उसको कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि कोयला, अब बोलोगे सर कोयला का तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है और इसी के कारण जो है इसको हम लोग अनवीकरण योग्य संसाधन में कहते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों वर्ष तक तो कोई इंसान जिंदा नहीं रहेगा उसका दोबारा उपयोग करने के लिए, ठीक है। इसी के कारण इसको हम लोग अनवीकरण योग्य संसाधन कहेंगे, ठीक है। तीसरा है हम लोगों का स्वामित्व के आधार पर, मतलब मालिकाना हक के आधार पर। यदि हम लोग मालिकाना हक के आधार पर देखें, स्वामित्व के आधार पर देखें, तो इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया, चार भागों में बांटा गया। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर इन चार भागों में बांटा गया है। पहला, यदि व्यक्तिगत संसाधन के बारे में बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि जिस पर किसी व्यक्ति या परिवार का अधिकार हो, मतलब हम लोग वैसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कह सकते हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति का या एक परिवार का अधिकार होता है, उसको हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे यदि उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग बात करें तो बाग मतलब बगीचा, चारागाह, ठीक है, चारागाह मतलब जहां पर पशुओं को चराया जा सकता है। उसके बाद तालाब, तालाब मतलब तालाब होता है, ठीक है, पोखर जिसको आप लोग बोलते हो। या फिर कोई कंपनी, मान लेते हैं कि हम जिस ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, ठीक है, तो ये भी व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब यदि बात करें हम लोग व्यक्तिगत संसाधन के बाद दूसरा जो है सामुदायिक संसाधन, ठीक है। सामुदायिक संसाधन नाम से स्पष्ट होता है कि इस पर क्या होता है कि किसी समुदाय का अधिकार होता है, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि वैसे संसाधन जिस पर किसी समुदाय का अधिकार होता है उसको हम लोग कहते हैं सामुदायिक संसाधन, ठीक है। जैसे क्या क्या हो सकता है इस पर, तो शमशान भूमि, शमशान भूमि जहां पर लाशों को दफनाया जाता है वो हो जाएगा आपका। उसके बाद तालाब मतलब पोखर, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन में भी तालाब हो सकता है और सामुदायिक संसाधन में भी तालाब हो सकता है, ठीक है। अब चारण भूमि, चारण भूमि मतलब जहां पर पशुओं को चराया जा सकता है वो सब, तो इन सभी को जो है हम लोग कहते हैं सामुदायिक संसाधन, ठीक है। अब तीसरा यदि हम लोग राष्ट्रीय संसाधन के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है कि एक ऐसा संसाधन जिसका मालिकाना अधिकार जो है वो सरकार के पास होती है, परंतु देश में रहने वाले जितने लोग हैं वो सभी जो उसका उपयोग कर सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि यदि हम लोग बोल सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, रेलवे, ठीक है, ये सब जो है आप लोगों का राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें मालिकाना अधिकार जो है वो तो सरकार के पास है, ठीक है, लेकिन उसका उपयोग हम मनुष्य सभी कर सकते हैं या देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत
रखते हैं। ठीक है, अब यदि बात करते हैं चौथा पॉइंट पर, या चौथा प्रकार, वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हम लोगों को बताता है कि एक ऐसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, बल्कि उस पर किसी एक संगठन का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ऐसा नहीं होता है कि किसी एक देश का अधिकार होता है उसमें। उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बहुत सारे देश के सदस्य होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहते हैं। ठीक है, उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, और उसका यदि आपको उपयोग करना है, मतलब किसी देश को उपयोग करना है, तो उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है, उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से परमिशन लेना पड़ता है। यदि वो परमिशन देता है तो उसके बाद फिर जाकर के उसका उपयोग किया जा सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में यदि देखा जाए तो एक ही उदाहरण अभी तक माना जाता है कि वो है 200 समुद्र मील से परे क्षेत्र। मतलब समुद्र जो है किसी देश से 200 मील तक, ठीक है, 1 मील इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है, लेकिन समुद्री मील में आप देखोगे तो नेट में सर्च करोगे तो 1.8 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यदि हम लोग 200 समुद्री मील का यदि बात करें तो किसी देश से 200 समुद्री मील दूर, ठीक है, मतलब 200 समुद्री मील दूर के जो बाद का जो एरिया आ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, उसका उपयोग कोई देश अकेले नहीं कर सकता है। यदि उसको उसका उपयोग करना है तो बाकी जितने भी संस्था है, या तो फिर उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से परमिशन लेना पड़ता है कि हम यहाँ पर कुछ उपयोग करना चाहते हैं, जैसे कुछ परमाणु हथियार का परीक्षण करना चाहते हैं, या तो फिर कुछ रॉकेट का परीक्षण करना चाहते हैं, तो फिर जाकर के हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम लोग विकास के स्तर के आधार पर बात करें तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार, और चौथा है आपका संचित कोष। मतलब यदि विकास के स्तर के आधार पर हम लोग बात करें तो संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो आप लोगों का संभावी संसाधन। संभावी संसाधन हमें बताता है कि ये जो है किसी प्रदेश में होने की संभावना है परंतु उपयोग नहीं हो रहा है। मतलब ये बताता है कि संभावी संसाधन किसी प्रदेश में, किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में होने की संभावना है, परंतु इसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है, तो उसी को कहते हैं हम लोग संभावी संसाधन। जैसे कि माना जाता है कि राजस्थान और गुजरात में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है, परंतु हमारे पास तकनीकी अभाव के कारण उतना ज्यादा मात्रा में उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसी के कारण जो है इसको हम लोग संभावी संसाधन कहते हैं। ठीक है, नाम से स्पष्ट होता है कि संभावी संसाधन मतलब संभावना है, ठीक है, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यदि दूसरा यदि बात करें वो है हम लोगों का विकसित संसाधन। विकसित संसाधन किसको कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिसकी मात्रा और गुणवत्ता की जानकारी है। मतलब वैसे संसाधन जिसकी मात्रा के बारे में हमें पता है और उसकी गुणवत्ता के बारे में भी पता है कि उसका गुण क्या है, तो उसको हम लोग कहते हैं विकसित संसाधन। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सभी के बारे में मात्रा हमें पता है। वर्तमान समय में भारत में कितनी कोयला है, कितना पेट्रोलियम है, इसके बारे में हमें जानकारी है। ठीक है, इसका क्या क्या काम हो सकता है इसके बारे में भी हमें जानकारी है। ठीक है, इसी के कारण इसको हम लोग विकसित संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरा यदि हम लोग बात करें वो है भंडार। अब भंडार होता क्या है? भंडार जो है हमारे पृथ्वी पर उपस्थित उन सभी संसाधनों को कहते हैं जो हमारे पृथ्वी पर इतना ज्यादा मात्रा में उपस्थित है कि यदि हम लोग चाहे तो हमारी जितनी भी आवश्यकता है उन सारी आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। परंतु क्या है, हमारे पास तकनीकी अभाव है और तकनीकी अभाव के कारण जो हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और जब तकनीकी अभाव के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसी के कारण जो है इसको भंडार कहा जा रहा है। हमारे पास बहुत ज्यादा, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते भी है उसका उपयोग करना, लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे, इसी के कारण इसको हम लोग भंडार कहेंगे। ठीक है, अब भंडार में क्या हो सकता है? जैसे जल। हमें पता है कि हमारे पृथ्वी पर जो है आधे से ज्यादा भाग पर जल है। ठीक है, समुद्र का जल है, और हमें यह भी पता है कि उस जल से हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों प्राप्त कर सकते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग जो है हम लोग सांस लेने के लिए कर सकते हैं या और भी काम के लिए कर सकते हैं। दूसरा हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। परंतु सबसे बड़ी समस्या वाली बात है कि हमारे पास तकनीकी अभाव है, जिसके कारण बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग जो है इसका उत्पादन नहीं कर पाते हैं, और इसी के कारण जो इसको भंडार कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट है हम लोगों का संचित कोष। संचित कोष के बारे में यदि बात करें
तो संचित कोष का मतलब होता है कि ये एक भंडार का ही रूप है, मतलब ये हमारे पास है बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि ये भंडार का रूप है। लेकिन हमारे पास अभी जो जो तकनीक है, जो तरीका है, उस तकनीक और उसी तरीके के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है संचित कोष। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग नदियों में क्या करते हैं, नदी का जो जल है, नदी का जो बहाव है, उसमें बांध बनाते हैं और बांध बना करके क्या करते हैं, टरबाइन लगा करके बिजली उत्पादन कर रहे हैं। मतलब अभी जो हमारे पास तकनीक है, उस तकनीक का उपयोग करके हम लोग इसका उपयोग थोड़ा बहुत कर पाते हैं। तो इसी के कारण जो इसको संचित कोष के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। तो ये आप लोगों का किताब का आधा है। ठीक है। और भी आधा है जिसको मैं बना करके दे दूंगा, मतलब वीडियो बना करके दे दूंगा। ठीक है ना। तो यदि आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को और भी वीडियोज मिले तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा मोटिवेशन लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा अच्छा वीडियोज बनाता रहूंगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।